बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है वो कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस लिहाज से भी है कि वो तमाम लोग जो कि अपना घर बनाना चाहते हैं, तो लाजमी बात है जब भी आपने घर बनाना है तो इसमें तो एक वो पर्सन जिसने घर बनाना है, उसके साथ साथ आपको मिस्त्री या ठेकेदार या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी की ज़रूरत पड़ती है। तो लाजमी बात है इसमें दोनों एंड पे घर बनाने वाला अपने आप को किस तरह महफूज रख सकता है या ठेकेदार अपने आप को किस तरह महफूज रख सकता है, या अगर नॉर्मल रूटीन में पाकिस्तान में लाहौर और दूसरे शहरों में देखा गया है कि कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर एहसन तरीके से मुकम्मल क्यों नहीं हो पाता, उसमें वो कौन कौन से नकाइस हैं, इसमें कौन कौन पर्सन जिम्मेदार है, इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। अगर ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि जब भी कोई भी ठेकेदार के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि आपसे जो पेमेंट है मुख्तलिफ अकसात की सूरत में वसूल करता है। अगर जनरली देखा जाए तो 7 से लेके 8 अकसात में टोटल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो ठेकेदार वसूल करता है। अब वो 8 या 7 एक साथ किस तरह है, पहली चीज वो आपसे लेगा बुनियादें जब मुकम्मल हो जाएंगी, उसके बाद आपकी फर्स्ट यानी ग्राउंड फ्लोर की चुनाई मुकम्मल होगी तो वो आपसे सेकंड किस्त ले लेगा। आपका ग्राउंड फ्लोर का लेंटर डलता है तो वो आपसे थर्ड किस्त वसूल कर लेगा। इसी तरह फोर्थ किस्त आपकी फर्स्ट फ्लोर की जो दीवारों की चुनाई है वो आपसे रिसीव कर लेगा। उसके बाद फिफ्थ केस आपके सेकंड फ्लोर के लेंटर पे। अगर देखा जाए टोटल 8 अकसात की निस्बत में से 5 अकसात या कह लें कि आपके प्रोजेक्ट की जो लेबर का जो मैक्सिमम हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ ढांचा खड़ा करने में ही वो आपसे वसूल कर लेता है। उसके बाद आगे चलें तो आपके जितने भी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेहन है वगैरह, इन्हें कच्चा करने पे वो आपकी नेक्स्ट 6 किस्त ले लेता है। प्लस्तरों पे वो आपकी 7 किस्त ले लेता है। अब आप कहेंगे यहाँ पे जो सीवरेज है, ड्रेनेज है या गैस पाइपलाइन, तो लाजमी बात है जैसे दीवारों की चुनाई का प्रोसेस स्टार्ट होता है उसके साथ साथ ये काम भी पैरेलल चल रहे होते हैं, तो डेफिनेट जो अकसात ली होती हैं वो इन्हीं में से वो पेमेंट कर रहा होता है। और जो लास्ट 8वीं किस्त होती है वो आपका काम जितना भी रिमेनिंग है, जो मार्बल है या टाइल वर्क है, उसके कंप्लीशन पे आपसे वसूल करता है। यानी कि 8 अकसात में से जो 5 अकसात हैं या ये कह लें कि जो मेजर अमाउंट है वो पहली 5 अकसात में वसूल कर लेता है। अगर देखा जाए जो चुनाइयों का प्रोसेस है, चाहे वो बुनियादों की हैं, चाहे दीवारों की हैं या लेंटर है, ये प्रोसेस ज़रा फास्ट भी लोग कर लेते हैं, लेकिन जो काम स्लो प्रोसेस है वो है आपका प्लस्तर और से ऑनवर्ड प्रोसेस। और लाजमी बात है जब प्रोसेस स्लो होगा तो लाजमी बात है कोई भी ठेकेदार है या मिस्त्री है उसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। और नॉर्मल रूटीन में देखा गया है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर में भी, कि यही वो फेजेस होते हैं जिसमें ठेकेदार हो गए या मिस्त्री पैसे लेके काम छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी काम करवा रहे होते हैं उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है। नुकसान इस सेंस में, एक तो आपने लमसम फॉर्म में जब ठेका किया होता है तो उस लिहाज से आपकी कॉस्ट ज़रा डिफरेंट होती है, लेकिन जब कोई पर्सन दरमियान से स्किप हो जाता है या आपका प्रोजेक्ट आपके टाइम स्पेन के लिहाज से ऊपर चला जाता है तो लाजमी बात है आपके जो बजट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। अगर ठेकेदार जाता है आप किसी दूसरे ठेकेदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लाजमी बात है उसने तो अपने लिहाज से अपनी अमाउंट सेट करनी है, उससे भी आपकी बजट की कॉस्ट इंक्रीज होगी। अगर टाइम आपका बढ़ता है तो डेफिनेट उसके साथ भी आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। लाजमी बात है जो पर्सन घर बनवा रहा है
वो तो चाहेगा कि उसने जो बजट डिसाइड किया है उसमें प्लस माइनस ये अमाउंट के डिफरेंस से उसका प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए। लेकिन जब बात दूसरे एंड पे देखी जाए, ठेकेदार है या मिस्त्री, उनकी जो मैंने जनरल एनालिसिस की है वो ये है कि एक पर्सन जब घर बनाने के लिए आया है तो ये बहुत अमीर पर्सन है, इससे किस हीले बहाने तरीकों से पैसे निकलवाए जाए उसको नहीं अंदाजा कि वो पर्सन ने किस तरह मैनेज करके वो इस प्रोजेक्ट फेज पे आया हो। आजकल अगर आपने देखा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंस्ट्रक्शन के रेलेवेंट एक अनाउंसमेंट की है कि हर पर्सन गवर्नमेंट या डिफरेंट बैंक से पैसे लेके अपना घर बना सकता है। तो वीडियो बनाने का मकसद उन तमाम लोगों के लिए है कि जो इस फेज के बाद घर बनाना चाहते हैं, चाहे गवर्नमेंट से लोन लेके, डिफरेंट बैंक से लोन लेके, या अपनी सेविंग की मदद से अपना रहने वाला घर बनाना चाहते हैं, वो किस तरह इससे बच सकते हैं। चले इन्हें वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। लाजमी बात है, जब भी आप किसी भी ठेकेदार को हायर करते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अपने शोल्डर्स का जो बर्डन है वो ट्रांसफर करना चाह रहे हैं एक ऐसे पर्सन के ऊपर जो कि आपकी बिल्डिंग को, आपके घर को कंस्ट्रक्ट करे। क्यों? जो पर्सन आपको प्रोजेक्ट असाइन कर रहा है वो चाहता है कि मेंटली तौर पर वो रिलैक्स हो जाए, नंबर वन। नंबर टू, कोशिश करें कि चाहे मैंने देखा है चाहे यहां कोई ब्रांड है कंस्ट्रक्टर या कोई नॉर्मल चलता फिरता कंस्ट्रक्टर है, उसके साथ जब भी आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है वो रिटर्न करें और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के साथ करें और उसके साथ डिफरेंट लेवल पे कंडीशंस लगाएं कि अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं परफॉर्म करता तो उसको प्लेंटी पे करनी पड़ेगी। क्योंकि यहां बातों की सूरत में, ऊंची आवाज की सूरत में, मुख्तलिफ हीले बहानों की सूरत में, इन द एंड सारा बर्डन किस पे डाल दिया जाता है? उस पर्सन के ऊपर जो घर बनाने की गलती कर रहा है। इन तमाम चीज़ों से बचा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ एहतियात, एहतियात और एहतियात और एक्सट्रीम की एहतियात। वो कैसे? पहली चीज़ तो ये आती है कि जब भी आप किसी भी कंस्ट्रक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे तो कोशिश करनी है कि अक़सात ज़्यादा से ज़्यादा हो, नंबर वन। नंबर टू, उस कंस्ट्रक्टर के साथ जो चीज़ भी आपने बनवानी है वो इन डिटेल आपके एग्रीमेंट में मेंशन हो, चाहे वो दीवारों की चुनाई है एक्सेट्रा, वो भी इंशाल्लाह इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। और अगर वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता उसकी प्लेंटी भी। और ये सब की सब चीज़ें किस पे मैनेज की जाए? आपके स्टाम्प पे। और स्टाम्प कोई 50 या 100 का नहीं, कम से कम 1200 या 2150। अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 2150 वाले स्टाम्प पे एग्रीमेंट करें और कोर्ट में उसको रजिस्टर्ड करवाएं। आपको पता होना चाहिए, आप सर्च कर लीजिएगा, जो 2150 वाला जो स्टाम्प है ये बकायदा आपके कोर्ट में रजिस्टर्ड होगा। जब चीज़ एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा तो किसी पर्सन की मजाल नहीं है कि वो आपके किसी भी एग्रीमेंट की वायलेशन कर सके। अगर एग्रीमेंट की वायलेशन करता है तो डेफिनेट उसको वो प्लेंटीज पे करनी पड़ेंगी जो उसके उसमें मेंशन होंगी। नहीं तो नॉर्मल 1200 के स्टाम्प पे लाजमी करें। दोनों के शनाख्ती कार्ड नंबर, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है और जिसके साथ किया जा रहा है वो भी मेंशन हो और उसकी कॉपी भी अटैच्ड हो, और उसके साथ साथ गवाह दोनों की तरफ से लाजमी हो और उनकी कॉपीज भी अटैच्ड हो। नंबर नेक्स्ट आ जाता है कि इसमें आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है, जो चीजें भी आपने बनवानी है वो एग्रीमेंट का हिस्सा होनी चाहिए। लाजमी बात है, सबसे पहली चीज आती है बुनियादें। जी, बुनियादें हैं तो उसकी कितनी गहराई होगी, गहराई होने के बाद दूसरी बात है सबसे जो बॉटम लेयर है उसकी विड्थ कितनी होगी। फॉर एग्जांपल नॉर्मली 21 to 23, उसके बाद नेक्स्ट आपका 18 लेवल, फिर 9।
लेकिन यहाँ ये भी मेंशन करना है कि जो जो भी विड्थ है उसके ठेकेदार ने कितने कितने रद्दे यानी कितनी कितनी ईंट हाइट पे जानी है। नंबर 2, इसकी रेत और सीमेंट की रेशो क्या होगी। उसके साथ साथ डैम्प, आया आपने सिंगल डैम्प डालना है या डबल। एक चीज याद रखिए, डबल डैम्प की बात करूंगा कि डबल डैम्प इसलिए डाला जाता है कि आपकी जो बिल्डिंग का जो वेट है वो सारा का सारा किस पे आ रहा है, बुनियादों के ऊपर। तो डबल डैम्प में जो फर्स्ट डैम्प होता है उसमें सरिया इस्तेमाल होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका बिल्डिंग का जो लेवल का जो बर्डन है, बजाय किसी एक पॉइंट पे फोर्स करने की बजाय वो ऑटोमेटिकली पूरी बुनियादों पे ट्रांसफर हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, बेहतर होगा, कोई क्लैप्स नहीं करने के चांसेस कम होगा। इसलिए कोशिश करें डबल डैम डलवाएं। डबल डैम में सरिया होगा और फास्ट जो सबसे अपर लेयर है वो आपका फाइनल डैम। यानी कि इस लिहाज से आपने हर चीज अपने ठेकेदार को एक्सप्लेन करनी है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में आपने चीज मेंशन करनी है, पैराग्राफ में नहीं, चेकलिस्ट की सूरत में। और एग्रीमेंट अभी मैं सारा आपको मुकम्मल करवाता हूं, लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि जब एग्रीमेंट मुकम्मल हो जाए, ये तो घर में महफूज होगा, इसकी एक कॉपी आप कंस्ट्रक्टर को दें, एक अपने पास रखें। जैसे जैसे जो काम होता जाए उसको टिक करते जाए। क्यों? यहाँ पे लोगों के जो जहन है, बातें जरूर होती हैं लेकिन याद नहीं रखते। क्यों? बाद में इन्होंने गोलियां गंवानी होती हैं। किस लिए? आप लोगों से पैसे खींचने के लिए। बचना हमने है, सब ने, उसके लिए एहतियात, लेकिन रिटन फॉर्म में। आप कुरान मजीद में चले जाए, वो क्लियर कट अल्लाह मियां कहते हैं कि रिटन एग्रीमेंट कर लें, उससे क्या होगा, दोनों तरफ से लोग महफूज रहेंगे। जब आपका बुनियादों का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, उसके में आपके कसू की भराई होती है, तो ठेकेदार से क्लियर कर दें कि इस लेवल की जो सेट करना है, इसको बिठाना है मैक्सिमम पानी के साथ। और जब लेवल मुकम्मल हो जाएगा फर्श के लिए, तो इसको कंप्रेस करना है किसकी मदद से, जो हैवी वेट कंप्रेसर्स मशीन्स होती हैं उनकी मदद से इनको मैक्सिमम प्रेस करना है। नंबर 1 वाटर, नंबर 2 कंप्रेसर मशीन। जैसे ही बुनियादों का काम मुकम्मल हो जाता है, तो उसके बाद नेक्स्ट आप क्या चीज आती है, दीवारों की चुनाई। ठेकेदार से कह दें कि हमारी हाइट जो भी आपने डिसाइड करनी, 10.5 या 11 या 12 सो वो अपने पहले ही मेंशन कर दें। फिर साथ ये भी मेंशन कर दें कि किस किस दीवार की मोटाई क्या कौन सी है, 9 इंच की कौन सी इस्तेमाल करनी है, 4.5 इंच की कौन सी करनी है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि बाद में मसाइल बनते हैं। इसी तरह आपने सीढ़ियाँ कहाँ पे रखनी है, अगर कमरों में कोई डिज़ाइंस वगैरह दीवारों में बनाने, वो तमाम चीज़ें आपके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। नो डाउट ये एक आपको दोनों एंड पे फील होगा, लेकिन एंड में बचत आपकी इसी से होनी है। जब ये मुकम्मल हो जाएगा, नेक्स्ट फेज आती है लेंटर की। तो लेंटर में भी डिसाइड कर लें कि आया आपने आरबीसी डलवाना। आरबीसी लेंटर ऐसा होता है जिसमें लेंटर में ईंट रखी जाती है, या आरसीसी जो कि टोटली कंक्रीट बेस्ड होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ एक चीज याद रखें कि यहाँ पे आप ठेकेदार के मिस्त्री के साथ साथ एक और पर्सन ऐड हो रहा है, वो कौन है, इलेक्ट्रिशियन। तो याद रखिएगा कि जब भी ठेकेदार से आपने काम शुरू करवाना है तो उसे कहें कि आप अपने इलेक्ट्रिशियन और जो सेंट्री वर्क से रेलिवेंट पर्सन है वो भी साथ में बैठे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज, ड्रेन, वाटर, ये भी घर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें मैनेज करते हैं। अगर इनको प्रॉपर पॉइंट्स अंडरस्टैंड होंगे तो ही ये काम कर सकते हैं, वरना याद रखिएगा यहाँ मसाइल ज़्यादा शुरू होते हैं। लाजमी बात है, लेंटर जब डलना है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वर्क से रेलिवेंट पाइप्स वगैरह बिछाने हैं, तो उसको क्लियर कट कर दें कि जितनी भी आपकी अंडरग्राउंड कंट्रोलिंग है केबल्स की, उसमें आपका सोलर है, आपका यूपीएस का है, आपका मेन इलेक्ट्रिसिटी है, कैमरा वर्क है, इंटरकॉम है, इवन टीवी है, टीवी की जो केबल है, इन तमाम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस लिहाज से होनी चाहिए कि उसमें कोई इंटरप्शन ना हो।
यानी कि जो कैमरे की तार है वो सेपरेट मैनेज करे और जो केबल की तार है वो भी सेपरेट मैनेज करे, क्योंकि केबल की तार को अगर इलेक्ट्रिसिटी केबल के साथ मैनेज करेंगे तो प्रॉब्लम होगी आपकी रिसेप्शन से रिलेवेंट। ये तमाम चीज़ें पहले मैनेज होंगी, कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होंगी, तो ही वो प्रॉपर मैनेज करें। अगर वो कोई भी पर्सन कोई भी लेवल पे कोई भी काम प्रॉपर नहीं करता तो उसके अगेंस्ट आप प्लेंटी डिसाइड करें। क्यों? आपने घर बार बार नहीं इंसान बना सकता, तो उसके लिए एहतियात ज़रूरी है। एहतियात दोनों एंड से, चेक एंड बैलेंस दोनों की तरफ से, तो ही आप अपना ख्वाबों का घर बना सकते हैं। वरना लोग आपको ऐसे ऐसे नमूने दिखा जाएंगे कि वो तजर्बा सारी ज़िंदगी आप भूल ही नहीं सकते। जब लेंटर डल जाता है तो डेफिनेट 1-2 दिन का गैप आएगा वाटर्स वगैरह छत पे देने के लिए। उसके बाद आपका फर्स्ट फ्लोर का चुनाइयों का काम स्टार्ट होता है। यहाँ भी आप डिसाइड कर लें कि कौन सी दीवार की मोटाई कितनी रखनी है, कहाँ विंडो का साइज क्या रखना है, इवन सीढ़ियों की सेटिंग वगैरह। और सबसे मेन चीज़ है फ्रंट एलिवेशन। लाजमी बात है फ्रंट एलिवेशन का डायग्राम भी किस फॉर्म में दें, कलर फॉर्म में दें, और मेन फोकस उस पर रखें कि इस चीज़ पे तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ही नहीं है कि जो चीज़ आपको डायग्राम की फॉर्म में दिया जा रही है, जो चीज़ मैप की सूरत में दी जा रही है, हमें उसी सूरत में आउटपुट चाहिए। ठीक हो गया? उसका लेंटर डाल जाए, लेंटर के बाद आपकी ममटी बनेगी, उसका लेंटर एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपका दोनों लेवल का लेंटर ओपन हो जाता है तो तब अंडरग्राउंड केबल्स के लिए दीवारों में काम स्टार्ट हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपका सीवरेज, आपके वाटर सप्लाई, आपके गैस पाइप की प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे तमाम उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि कोशिश करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ है, कोशिश करें अच्छे से अच्छे ब्रांड के पाइप्स इस्तेमाल करें। उसकी वजह यही है कि इन तमाम चीज़ों ने अंडरग्राउंड हो जाना है, जिसका आपकी आंखों से ओझल हो जाना है, तो चीज़ का हमें पता तब चलता है जब उसका आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं। यानी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। नंबर 2, जो पर्सन इसे डिप्लॉय कर रहा है, जो चीज़ इसको इंस्टॉल कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन और सेंट्री वर्कर, उनसे कहें कि इसकी जितनी भी इंस्टॉलेशन है एज पर रिक्वायरमेंट करनी है, और उसके साथ साथ खासकर ड्रेनेज, गैस पाइप और दूसरी सप्लाई के जॉइंट्स को एज पर रिक्वायरमेंट्स फिक्स करना है। और मुकम्मल होने के बाद चाहे आपके पानी के पाइप्स हैं चाहे गैस के पाइप हैं, इसके लिए आपका प्रेशर गेज होता है, कम से कम 24 आवर के लिए वो प्रेशर गेज लगवाएं, जिससे क्या होगा कि आपकी पाइप्स वगैरह की लीकेज का पता चल जाएगा। इसी तरह ड्रेन का फ्लो लेवल है, वो एक होदी से दूसरी होदी का भी मैनुअली भी चेक करें खुद, और उसके साथ साथ पानी के फ्लो की मदद से भी चेक करें। जब इसी तरह आपके बाथरूम के जो मुख्तलिफ वॉश बेसिन के पॉइंट्स हैं, शावर का है एक्सेट्रा, इनको भी आपने अपनी सुपरविजन, ठेकेदार और अपनी सुपरविजन में करवाना है, क्योंकि ये की फैक्टर चीज़ है। उसके बाद लाजमी बात है कि आपके फर्श कच्चा से रेलेवेंट काम याद रखिएगा। यहाँ लोग कहते हैं पहले दीवारें कर लें प्लस्तर फिर फर्श, नहीं, आपने पहले फर्श कच्चे करवाने हैं। आपने क्या करना है, कंप्रेसर की मदद से अपना ग्राउंड फ्लोर का जितना भी फर्श है उसे कंप्रेस करवाएं, और नॉर्मली 1 से 1.5 इंच तक आपका जो गसू है वो कंप्रेस होता है, पानी वो चाहे ईंटें ऊपर फेंकी उसके बावजूद। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है कि कुछ लोग अपने घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान बजरी इस्तेमाल करते हैं, बज्जर, और कुछ रोड़ी। अगर देखा जाए तो बज्जर एज कंपेयर रोड़ी बेहतर है। और दूसरी ये भी कोशिश करनी है कि जो आप बज्जर इस्तेमाल करें वो दीर का इस्तेमाल करें, इसके अलावा कोई नहीं। और इसकी पहचान सिंपल ये है, इसमें जो मैक्सिमम स्टोन है वो गीटे की सूरत, गीटे में जस्ट लाइक गोल शेप की में होता है। ठीक हो गया? अब जब आपके ग्राउंड फ्लोर में बज्जर डल गया है, इसे अगेन कंप्रेस करवाएं, किसकी मदद से, कंप्रेसर की मदद से। और ये भी मैंने चेक किया है 1 से 1.5 इंच ये भी बढ़ता है। अगर ये दोनों स्टेप यानी गसू की कंप्रेशन
और बजट की कंप्रेशन आप नहीं करवाएंगे तो अक्सर लोगों को बाद में प्रॉब्लम आती है कि हमारे फर्श बैठ गई। ये छोटी छोटी एहतियातें हैं जो आपने मिल के करनी है, तो ही आप अपना आइडियल घर बना सकते हैं। अब जब ये हो गया, इसके बाद होता है प्लस्तर का। तो प्लस्तर में कोशिश करें कि जो भी पर्सन बना रहा है कि ट्रेन पर्सन होने चाहिए, और 1 या 2 या 3 पर्सन जिनकी टीम है वो थ्रू आउट आपके प्रोजेक्ट में प्लस्तर करें। बार बार पर्सन का चेंज होने से प्रॉब्लम होगी कि हर एक पर्सन के जो प्लस्तर करने का हाथ का स्टाइल है वो डिफरेंट है, जिससे क्या होगा, हो सकता है आपके प्लस्तर वगैरह के जो लेवल्स हैं वो डिफरेंस आ जाए। और एक चीज़ है, आफ्टर कंप्लीशन ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट, क्लियर, क्लीन स्पंज इस्तेमाल करें, जिससे क्या होगी, आपकी सरफेस की जो लेवल है वो क्लीननेस आएगी। और इसके साथ साथ एक चीज़ याद रखिएगा, बुनियादों से लेके एंड तक आपके प्रोजेक्ट की मजबूती किस चीज़ पे बेस कर रही, मटेरियल के साथ साथ पानी की तराई, इस चीज़ पे कतई कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जब फर्श बन जाएगा तो उसके बाद जब प्लस्तर स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेट जितना भी प्लस्तर किया जाता है उसका काफ़ी हद तक मटेरियल नीचे ज़मीन पे गिरता है। जब आपका फर्श कच्चा हो चुका होगा उसमें आपकी वेस्टेज नहीं होगी। आप मेरे चैनल में देख सकते हैं वीडियोस में, उसमें पहले प्लस्तर किया गया, उसके बाद फर्श बनाए गए, तो उसमें मैंने जो असेस किया अप्रॉक्सीमेट 25 to 30% वेस्टेज आई है, और जो कि कम नहीं है। मिस्त्री ठेकेदार तो बड़े नॉर्मली कह देते हैं, क्यों, उनके पैसे कौन क्या बाप से आए, उनको तो अपने लेबर से कंसर्न है। ठीक हो गया। जब आपके प्लस्तर है, ये वो फेज होती है जो कि डेड स्लो है। क्यों? प्लस्तर का जो छत का पोर्शन है बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, दीवारों का एज कंपेयर कम, लेकिन इसके जो कॉर्नर्स की प्रेपरेशन है ये टाइम ज्यादा। और यही वो स्टेज होती है जिसमें मोस्टली ठेकेदार यहाँ भाग जाते हैं या तंग करना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ये मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आपके घर में तारों की डिस्ट्रीब्यूशन का अमल शुरू हो जाता है। तारें डलने के बाद आपके घर में मार्बल और टाइल वर्क, और मार्बल और टाइल वर्क के बाद क्या चीज़ आ जाती है, आपकी लास्ट स्टेज, जिसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स, आपके बर्तन और दूसरी एसेसरीज वगैरह मैनेज की जाती है। यहाँ आपसे बात करने का मकसद है कि आप कोशिश करें कि कम से कम जो प्लस्तर का लेवल है इसकी 4 किस्तों में पेमेंट रखें, नंबर 1। नंबर 2, आप मार्बल और टाइल की एटलीस्ट ये एक करते हैं, इनको कम से कम 3 एक साथ में पेमेंट रखें। ठीक हो गया। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और ड्रेनेज वगैरह, इसकी जो पेमेंट है इसकी भी एक किस्त बना लें, और कोशिश करें शुरू से लेके ऑनवर्ड पेमेंट साथ साथ ठेकेदार को इसकी पेमेंट करें। लेकिन नॉर्मली आपकी 8 एक साथ हैं तो इसको आपने 16 में कन्वर्ट करना है या मिनिमम 15 में, तो ही, यानी जितनी अमाउंट आपके अपने हाथ में होगी तो ही आप महफूज हैं, आपका प्रोजेक्ट महफूज है। अदरवाइज आपको कोई भी सरप्राइज मिल सकता है। ठीक हो गया। इसी तरह जब आपने कोई चीज़ परचेज करनी है उसको मल्टीपल लेवल पे चेक कर लें। वो चेक करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप बच सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी मर्जी कर लें, चाहे आप बजरी है, चाहे रेत है, चाहे ईंट है, चाहे सीमेंट है, चाहे सरिया है या XY, आपको सरप्राइजेस मिलने हैं। क्यों? हम पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन एहतियात शर्त है, आप अल्लाह का नाम लेकर अपनी एहतियात करते रहें, बाकी अल्लाह तो देख रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात मैं फिर कहता चलूँगा, मेरा कतई मकसद कॉन्ट्रैक्टर्स, ठेकेदार या मिस्त्री उनकी दिल आज़ारी करना नहीं। मेरा मकसद दोनों अतराफ में
जो लोग काम कर रहे हैं, जो काम करवा रहे हैं, उनमें कोई ऐसा लाएमन अडॉप्ट किया जाए कि प्रोजेक्ट भी मुकम्मल हो जाए, काम कराने वाला भी डिस्टर्ब ना हो और काम करने वाला भी डिस्टर्ब ना हो। होता क्या है, ठेकेदार और जो कंस्ट्रक्टर है वो जब पैसे ले लेते हैं ना, डेफिनेट होता क्या है, जब पास पैसे होते हैं एक्स्ट्रा होते हैं वो खर्च हो जाते हैं, और जिस लेवल के लिए अमाउंट उन्होंने एडवांस ली होती है उस टाइम उनके लिए पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं होते, और वहाँ से मसाइल शुरू होते हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट को स्किप करके वो चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो घर बनवा रहा होता है उसके प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह मेरी वीडियो देखने का। इसे शेयर करें, शायद बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो। जज़ाकल्लाह।